हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक सच्ची भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के रहने वाले प्रदीप। उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल गया था, लेकिन जिस शहर में उन्हें ये काम मिला था उन्हें वहाँ पर किराए का कोई मकान नहीं मिल रहा था। और ये तो सबसे बड़ी परेशानी होती है, किराए का मकान सही जगह नहीं मिले तो काम पर जाने में देरी होती ही है। और उन्हें उस फैक्ट्री से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक मकान मिला था, वहाँ पर किराया सही था, वरना उसके आसपास इतना किराया मांग रहे थे। वो किराया देता तो घर का खर्च नहीं चला पाता और उसे उस फैक्ट्री से जाना ही पड़ता। और इस फैक्ट्री में उसे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। धीरे धीरे उसकी जो रैंक था उसका वो ऊपर हो जाता, उसकी प्रमोशन हो जाती, उसे कुछ समय वहाँ पर रुकना पड़ता। इसीलिए उसने दूर वाला वो घर ले लिया ताकि वो घर का खर्च भी चला पाए। वो ज़्यादा गरीब परिवार से आता था और पढ़ाई भी बड़ी मुश्किल से की थी उसने, और अब जाकर नौकरी मिली थी तो घर का खर्च भी उसे सही तरह से चलाना था, वरना वो गुजारा नहीं कर पाता। तो दूर वाला उसने मकान ले लिया था, लेकिन वहाँ से फैक्ट्री जाने में उसे बहुत समय लगता और हमेशा वो देर से पहुँचता। अब देर से पहुँचता तो उसे बहुत डांट खानी पड़ती, उसका बॉस उसे बहुत ज़्यादा डांटता। अब हर रोज का काम हो गया था कि प्रदीप वहाँ बेइज्जत होता, लेट पहुँचता, और जब शाम को भी वो अपने उस ऑफिस से निकलता उसके बाद घर पहुँचने में बहुत समय लग जाता। अब इतना लंबा सफ़र बाइक से तय करने में बहुत परेशानी होती, सड़कें टूटी हुई थी, रास्ता काफ़ी लंबा था, बहुत मोड़ आते, कई जगह के बीच से निकलना पड़ता, सड़कें टूटी हुई थी। अब वो करता तो क्या करता, उसने यही परेशानी अब उस फैक्ट्री के मालिक को बताई। अब जो फैक्ट्री का मालिक था उसके पास कंप्लेंट तो पहुंच गई थी, भाई ये लेट पहुंचता है, इसे निकालना होगा। और उस जो फैक्ट्री के मालिक ने ही उसकी इंटरव्यू ली थी। अब वो फैक्ट्री के मालिक के पास पहुंचा। अब उसे पता था फैक्ट्री का मालिक उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाने वाला है, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक था जब उसके सामने आया तो मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, तुम्हें कोई परेशानी लगती है? तुम हर रोज़ देर से क्यों आते हो? मैं जानता हूँ तुम गरीब परिवार से हो, तुम्हारी मैंने ही इंटरव्यू ली थी, तो इस तरह लेट क्यों कर रहे हो? क्या कोई बुरी आदत लग गई है? अब वहाँ पर बहुत मायूस हो गया था प्रदीप और उसने सब कुछ सच बता दिया कि यहाँ पर किराए का मकान ही नहीं मिल रहा था। क्या करता, इतना किराया अगर वहाँ दे देता, गरीब हूँ, घर का गुजारा कैसे कर पाता, मेरे पास कोई मकान ही नहीं था, मैं क्या करूँ? अब फैक्ट्री का मालिक समझ गया था उसकी परेशानी आखिरकार है क्या। वो अच्छा तो है लेकिन उसकी परेशानी ही कुछ अलग है। तो उस फैक्ट्री के मालिक ने उसे एक ऐसा सुझाव दिया जिसे प्रदीप मना ही नहीं कर सकता था। अब उसने कहा कि ये फैक्ट्री यहाँ काफ़ी बाहर लगी हुई है और मेरा एक छोटा सा घर भी है। इस फैक्ट्री के आगे जो 12 किलोमीटर दूर मेरा एक घर है, तुम वहाँ पर रहना शुरू हो जाओ। वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और वहाँ पर हमारा एक घर बना हुआ है, आसपास प्लॉट है, कुछ पुराने टूटे फूटे घर हैं, वो भी हमारे ही हैं, हमने वो खरीद रखे हैं। अब प्रदीप ना तो कह नहीं सकता था, ये तो उसके लिए अच्छा था। अब पहले दिन प्रदीप उस घर में गया, वहाँ सामान रखा, बहुत अच्छा घर था पुराना। वो फैक्ट्री के मालिक अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे, उन्होंने बड़ा सा बंगला शहर के बीच में बना लिया था। ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी और यहाँ पर कोई रहता नहीं था। अब प्रदीप यहाँ पर रहना शुरू हो गया था और उस फैक्ट्री के मालिक ने कह दिया था कि किराया देने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर फ्री में रहो, बस इस ज़मीन की संभाल करते रहना, इतना ही बहुत है। अब ये तो प्रदीप के लिए और भी अच्छा था। 12 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगता? 20 मिनट। सड़क अच्छी थी उस गाँव में फैक्ट्री तक जाने के लिए। अब 20 मिनट में फैक्ट्री कभी लेट होता ही नहीं, बड़ा आसान काम था। वहाँ जो पुश्तैनी उनका घर था वहाँ 2 कमरे थे, बिल्कुल साफ सुथरे कमरे, उसने और चमका दिए थे, उसने पेंट कर दिया था। अब वो बहुत खुश, और वो जो फैक्ट्री का मालिक था वो भी एक बार आया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन वहाँ पर प्रदीप ने पूछा, वो जो टूटे घर हैं क्या मैं उनकी भी सफाई करूँ? वो आपके पुश्तैनी घर लगते हैं और एक घर तो ठीक हालत में लगता है, मैं उसे खोल लेता हूँ, वहाँ पर भी सामान टिका दूंगा, जो टूटी फूटी ईंटें हैं मैं रिपेयर कर दूंगा, अच्छा घर बना दूंगा, अब उसे खोलने की इजाज़त दे दो। लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा था, नहीं, उस घर के पास भी मत जाना, यहाँ रात के वक्त, वो पास का गांव है ना, वो जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी गांव से थोड़ा बाहर थी। अब उस फैक्ट्री के मालिक ने कहा था कि रात को जब यहाँ आते हो अपना टीवी देखो, बाहर निकलना, उस घर के पास मत जाना, गांव में घूमो फिरो, बहुत अच्छा गांव है, मैंने बहुत सड़कें अच्छी बनवा दी है, लाइट्स लगवा दी हैं, वहाँ घूमा करो, यहाँ पार्क भी बनवा दी है, लेकिन उन घरों का नाम मत लेना, वहाँ रात को मत जाना, और साफ़ सफाई की बात छोड़ो, उसके अंदर जाने की हिम्मत मत करना, बस ये घर तुम्हारा है, यहाँ पर रहो।
अब इसके बाद प्रदीप को अजीब सा लगा, आखिर क्या कारण हो सकता है कि उस घर के पास जाने नहीं दे रहे। इनका पुश्तैनी घर है और मैं साफ सफाई कर सकता था, वो टूटे घर भी हैं, वहां पर मैं ठीक रिपेयर कर देता, ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं और मेरे लिए भी अच्छा हो जाता, मालिक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। लेकिन मालिक खुश नहीं थे। वो कह रहे थे ये मकान में रहो, चाहे जैसा रहना है रहो, अच्छा रखो, साफ सफाई रखो, लेकिन उस घर के पास तक मत जाना, रात के वक्त वहां बिल्कुल मत जाना। अब कहते हैं ना, जब कोई रोकता है तो मन में इच्छा होती है क्यों रोका है, जानने की कोशिश तो करें। उसी शाम प्रदीप ने जानने की कोशिश की। अब फैक्ट्री के मालिक ने कहा था रात को वहां मत जाना। अब प्रदीप ने रात को ही वहां जाने की इच्छा जताई। रात के 8 बजे प्रदीप धीरे धीरे चलता हुआ सैर के बहाने उन घरों के पास गया। वहां टूटे फूटे घर थे। उसने देखा पीछे जो घर थे उनकी ईंटें तो गिरी हुई थी, वो मकान ही गिर चुके थे। लेकिन जिस मकान की वो बात कर रहा था, ध्यान से देखा दरवाजे पर एक पीतल का ताला लगा हुआ था। वो ताला एंटीक ताला लग रहा था, यानी कि साधारण तालों की तरह नहीं। उस पर बहुत सारी कलाकारी की हुई थी, बहुत अच्छे से नक्काशी की हुई थी। वो घर ईंटों का बना हुआ था और मिट्टी से जोड़ा गया था। और इसके बाद वो घर को देखने लगा। 8 बजे थे, अंधेरा हो चुका था। इसके बाद प्रदीप ने सुना कि उस ताले वाले दरवाजे के पीछे से आवाज आ रही है, ठक 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 ठक। हल्की हल्की ये आवाज थी, लेकिन ये इस बात का सबूत था उस दरवाजे के पीछे कोई है। वो जो ताला था उस पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। अगर उस ताले को खोला जाता तो हाथ लगाना पड़ता, चाबी घुमानी पड़ती, लेकिन चाबी नहीं घुमाई थी, मिट्टी काफी जमा थी, फिर भी उसके अंदर कोई था। अब उसके मन में और इच्छा होने लगी, भाई जानूं तो क्या इस घर के अंदर कोई है। उसने सोचा चेक कर ही लेता हूँ। इसके बाद वो घर के आसपास घूमने लगा, कहीं से देखने लगा अंदर जाने का कोई रास्ता हो, कहीं से कोई घुसा हो। 4 दीवारी चारों तरफ से बंद थी, कोई खिड़की नहीं थी। जो खिड़कियां थी वो दूसरी मंजिल पर थी और वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता था। अब वो घूम आया हर तरफ से, घर से हर तरफ से आवाजें आ रही थी। ये पता चल पा रहा था उस घर के अंदर कोई तो है, लेकिन कौन है ये वो समझ नहीं पाया। इसके बाद उस रात वो अपने घर वापस आ गया, लेकिन पूरी रात सोचता रहा। एक तो मालिक ने मना कर दिया, मैं सफाई करता, अच्छे से संभाल लेता। अब उस घर से आवाजें आ रही हैं। अब मालिक को बताऊं कि घर के अंदर कोई है, लेकिन मालिक को बताऊं कैसे। मालिक तो ये समझेंगे ना तुम उस घर के पास गए, जबकि मालिक ने मना किया था उन घरों के पास नहीं जाना है, तो डांट तो पड़ेगी। अब ये डांट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती, क्योंकि पहले गलती कर दी थी और मालिक ने बड़ा अच्छा सुझाव दे दिया था। घर अच्छा मिल गया, पैसे बच रहे हैं, कोई खर्च नहीं, घर पे कोई खर्च नहीं, जो बिजली का खर्च है वो भी मालिक ही देने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई परेशानी है ही नहीं। अब फालतू की परेशानी मोल क्यों लेनी। तो उसके बाद प्रदीप चुप। लेकिन अगले दिन काम पर जाकर जब वापस आया तो मन में उसकी इच्छा जागती रही। वो बड़े अजीब स्वभाव का था। वो हमेशा जब किसी परेशानी को देखता तो उसका हल ढूंढने की कोशिश करता, और यहाँ पर भी उस मकान के अंदर कौन है ये उसके लिए परेशानी थी, जिसका उसे हल ढूंढना था। अब वो उसके अंदर जाने की कोशिश करने वाला था, वो देखने वाला था उस घर के अंदर क्या है। अब दूसरी मंजिल पर खिड़की थी। अब इसके इस घर में एक सीढ़ी पड़ी थी, वो उस सीढ़ी के सहारे घर के अंदर आ सकता था। अब उसने वो सीढ़ी लगाई रात के 8 बजे, एक छोटी सी टॉर्च ले ली। अब यहाँ पर अगर दूर से कोई आता तो दूर से ही दिख जाता। यहाँ मालिक आए भी रात को, आते तो है नहीं, अगर आए तो दूर से ही देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। सीढ़ी लगाई, चढ़ना शुरू हो गया। वो कांच की खिड़कियाँ थी, वो कांच की खिड़कियाँ खोलने में बहुत परेशानी हुई। अंदर पर्दे लगे हुए थे। जैसे ही अंदर गया वो पुराने पर्दे और टूटा फूटा सामान, वो अब ऊपरी मंजिल पर थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, नीचे जाने की कोशिश की, भाई उस कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। हर कमरे के दरवाजे पर जैसे ताला लगाया हुआ था। शायद ये दरवाज़ा बाहर से बंद था। अब अगर बाहर से बंद था तो इस कमरे से बाहर निकला नहीं जा सकता था, घर के अंदर बाकी जगह देखा नहीं जा सकता था। अब अंदर जाने का एक यही रास्ता था, बाकी नीचे वाला दरवाज़ा। अब यहाँ उसने पूरी तरह से चेक कर लिया, अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं। अब देखकर सीढ़ी के सहारे नीचे आ गया, लेकिन उसे वो आवाज़ें अंदर से सुनाई देती रही। ये साधारण आवाज़ें नहीं थी। कोई अगर जानवर होता, कोई चूहा होता तो ठक 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 ऐसी आवाज़ें नहीं करता, बल्कि कुतरने की आवाज़ें करता या कोई गिराने की आवाज़ें करता। ये किसी इंसान की आवाज़ों की तरह उसे लग रही थी। उसे लग रहा था कोई समझदार प्राणी है जो पहले आवाज़ें करता, लेकिन जब वो दरवाजे पर मारता वो आवाज़ें बंद हो जाती। कुछ समय बाद फिर से आवाज़ें आती, और वो आवाज़ें एक सिमिट्री में आती, जैसे कोई इंसान किसी चीज़ को ठोक रहा है, कील गाड़ रहा है, कुछ सामान रख रहा है, ऐसी आवाज़ें आती। कोई रह रहा है,
उस घर के अंदर, लेकिन ऊपर से जाने का रास्ता उसने चेक कर लिया था। अब जो भी उस घर के अंदर था ऊपर से तो आया नहीं होगा, अगर आया होगा तो उसने वो कुंडी लगा दी होगी। अब इधर से ही जाने का रास्ता ढूंढना होगा और उस दरवाजे का ताला खोलना होगा। अब प्रदीप सोचने लगा, ताला खोलूं तो कैसे खोलूं। ढूंढने की कोशिश करता हूं। ताला बहुत ही अजीब पुराने ज़माने का बड़ा सा एंटीक ताला। अब उसकी जो चाबी होगी वो भी एंटीक सी होगी। अब ऐसे ताले की चाबी रखी कहाँ होगी, या तो मालिक के पास होगी या उस घर में जहाँ पर वो रह रहा है। 2 कमरे उसे मिले थे, तीसरे कमरे में सामान पड़ा था। उसने सफाई तो कर दी थी लेकिन सामान वहीं पर रखा था और मालिक भी कुछ नहीं कह रहे थे। दोबारा उस कमरे में गया। रात को 9 बजे अंधेरे में उसने टॉर्च जलाई और सामान खंगालना शुरू कर दिया। 15-20 मिनट लगे उसे। एक बक्से में उसे चाबी दिखी। अब ये चाबी देखते ही वो समझ गया ये चाबी किसकी है। बड़ी अजीब सी डरावनी सी चाबी, पीतल की चाबी। और ऐसी चाबियां और ऐसे ताले अब देखने को नहीं मिलते, पुराने ज़माने के लग रहे थे। अब चाबी तो मिल गई, अब उस घर में देख कर आता। अब 9 साढ़े 9 का समय हो गया, अंधेरा था। उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि अंदर कोई चोर होगा, लुटेरा होगा, कोई जानवर ही फंसा होगा। मैं खोलूंगा सीधा मुझ पर हमला कर देगा। जैसे ही वो उस चाबी को लेकर उस ताले को खोलने के लिए गया, उसने धीरे धीरे वो ताला खोला। ताला खुलते ही उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसे ऐसा लगा उसके साथ कुछ हुआ है। उसके शरीर में कंपकपी सी छिड़ी थी। वो अंदर से डर गया था लेकिन उसे समझ नहीं आया वो इतना ज़्यादा क्यों डरा है। उसने फिर वो दरवाज़ा खोला, वो अंदर गया। अब अंदर जाकर वो झांकने लगा, आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। भाई सारे दरवाजे खुले थे, ठीक है। हर कमरे में जाकर देखने लगा, कहीं कुछ नहीं। हर सामान को उठाकर देखने लगा, कहीं पर कुछ नहीं। ऊपर गया, कुंडी खोली, वो हर जगह चला गया। आवाज़ कहाँ से आ रही पता नहीं चल रहा। अब 15-20 मिनट वो बैठा रहा, चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। उसने बाहरी दरवाज़ा बंद किया ताकि किसी को लगे कि मैं जा चुका हूँ। कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांति। उसे लगा था कि यहाँ पर कोई है लेकिन दिखा नहीं। उसके बाद उसने वो ताला लगाने की कोशिश की। उसने हर कोशिश कर ली वो ताला लगाने की। वो ताला अब बंद नहीं हो रहा था। अब अगर ताला बंद नहीं होगा तो वो घर वापस कैसे जाएगा और मालिक कभी ना कभी पकड़ लेंगे। वो ताले को बंद करने की कोशिश करता, चाबी घुमाता, चाबी घूमती जाती लेकिन ताला दोबारा बंद नहीं होता। हर कोशिश के बाद अब ताला बंद नहीं हो रहा था। किसी तरह फंसा जाऊं ताकि मालिक को कह दूंगा मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ताला बंद हुआ ही नहीं। अब वो डरने लगा था। उसे लगा परेशानी तो हो चुकी है। उसने किसी तरह से ताला थोड़ा बहुत फंसाया और निकल आया। कहूँगा किसी चोर ने खोल दिया होगा। उसके बाद वो अपने घर में आ गया, उस चाबी को वहीं पर रख दिया। अब ये रात साधारण रात नहीं थी, ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। अब उसने इतनी परेशानी सह ली थी। उस घर के अंदर चला गया था, पता फिर भी नहीं लगा था आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। लेकिन अब उसके साथ जो होना शुरू हुआ उसकी उम्मीद उसे नहीं थी। 10 बजे का समय हो गया था। उसने वहाँ जो खाना बनाया हुआ था उसे खाने की कोशिश करने लगा। थोड़ा सा खाना खाया, ऐसा लग रहा था भूख है ही नहीं। उसने बड़ी मुश्किल से 1 रोटी खाई थी। उसे बिल्कुल भूख नहीं थी और आधे घंटे बाद वो उल्टियाँ करने लगा। वो उल्टियाँ करता गया और पेट में जो था वो बिल्कुल साफ़ हो गया। उसे थोड़ी थोड़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसे लगा फूड पॉइजनिंग हो गई होगी। कुछ ऐसा खाया जिससे पेट खराब हो गया। उस रात उसे भयानक भयानक सपने आए थे। जब वो रात को 3 बजे उठा था उसे लगा था किसी और कमरे में आवाज़ें आ रही हैं और वैसी आवाज़ें दूसरे कमरे से ठक 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 ऐसी आवाज़ें आ रही थी। अब प्रदीप बहुत ज़्यादा डरा हुआ। अब जाकर वो देखता लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आता। उसके बाद भागकर बाहर जाता, बाहर भी कोई नज़र नहीं आता। ये जो घर था ये गांव से बाहर था तो किसी से पूछ भी नहीं सकता था। और इसके बाद इसने कुंडी लगाई अपने कमरे के अंदर, भाई अगर बाहर कोई हुआ मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और ये आवाज़ें वैसी हैं जैसी उसे घर से आ रही थी। इसके बाद वो चुपचाप सोने की कोशिश करता रहा और 4 बजे के करीब उसे नींद आई और सुबह उसे और भयानक सपना आया। उसे लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी चीज़ है उसे उठा कर ले जा रही है और जो बड़ी चीज़ है उसका आकार और बड़ा होता जा रहा है। वो कोई इंसान का हाथ है जो उसे दिख रहा था और उसने पूरा चेहरा तक नहीं देखा। वो उस सपने में भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बार बार रोई जा रहा था। जब सुबह नींद खुली थी उसके शरीर पर पसीना ही पसीना था और जब वो उठकर तैयार हुआ काम पर जाने के लिए तो शरीर थका थका सा। कल उल्टियाँ आई थी लेकिन अब सुबह कुछ ना कुछ तो खाना था ना। वहाँ शहर में जाकर वो कोई दवाई लेता। यहाँ उसने एक सैंडविच बनाया, वो खाया। सैंडविच खाने के 1 मिनट बाद उसे उल्टियाँ लग गई। फिर से जो सैंडविच खाया था वो बाहर।
अब देर नहीं करना चाहता था वो। खा तो पाया नहीं सैंडविच, और जो खाया निकाल दिया। उसके बाद उसने बाइक उठाई और सीधा पहुंच गया ऑफिस। अब खाना नहीं खाया था, कल रात भी उल्टियाँ आ गई, सुबह भी उल्टियाँ आ गई, डरावने सपने आए थे, उसे थोड़ा थोड़ा बुखार हो गया था। इसके बाद दोपहर तक बड़ी मुश्किल से काम किया, थका हारा। हर कोई कह रहा था आज तुम्हें हुआ क्या है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, उसमें बहुत ऊर्जा थी और वो बहुत अच्छे तरह से काम करता था, लेकिन आज थका थका सा। दोपहर को जहाँ सब बैठकर खाना खाते हैं वहाँ पर बैठकर वो खाना खा रहा था। अब वो खाना खाने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन उसका पेट भरा भरा था। रात को भी नहीं खाया, सुबह भी नहीं खाया, अब भी उसका पेट भरा भरा लग रहा था। लेकिन अब पेट में तो कुछ है नहीं, बेवजह पेट भरा लग रहा है। खाना तो खाना होगा ना, तभी ऊर्जा मिलेगी, थकान तो हो रही है। उसने एक रोटी खाई थी। अब एक रोटी खाने के 10 मिनट बाद फिर से उसका पेट गुड़गुड़ करने लगा, ऐसा लगा बाहर आ रहा है सब कुछ। उल्टियाँ उसने कर दी। अब वहीं पर उल्टी कर दी थी उसने, और सब उसके साथी कर्मचारी थे काफ़ी ज़्यादा हैरान। उन्होंने कहा डॉक्टर से दवाई लेकर आओ, तुम्हारी सेहत बहुत ख़राब लगती है। अब वो पहुंचा डॉक्टर के पास। वहाँ उसने आधी छुट्टी ले ली थी, यानी कि दोपहर तक काम किया, उसके बाद छुट्टी ले ली क्योंकि सेहत ख़राब थी। तो बॉस भी मान गया, ठीक है दवाई ले लो। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चेक किया। अब डॉक्टर ने कह दिया ये परेशानी है, वैसे लग तो नहीं रहा तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, लेकिन क्योंकि उल्टी आ रही है तो दवाई दे दी। अब उसके बाद उसने दवाई दे दी थी। अब वो दवाई खाने के बाद वो सीधा घर पहुंचा और घर में कुछ खाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर ने कहा था साधारण खाना खाना है, जो येलो दाल होती है, पीली दाल, उसे खाना है। रोटी पर कोई घी वगैरह नहीं लगाना, साधारण रोटी खानी है, फिर उल्टियाँ नहीं आएंगी। उसने अब खाना पकाया। खाना तो था ही ना, कल रात को नहीं खाया, सुबह नहीं खाया, दोपहर नहीं खाया, अब शाम हो गई, अब तो खाना ही है ना। उसने खाना बनाया, खाया, और 15 मिनट बाद उल्टियाँ आ गई। उसने दवाई खाई थी फिर भी। अब पेट में कुछ टिक ही नहीं रहा था, उल्टियाँ आ जाती। अंदर जो भी वो भेजता अपने शरीर में वो बाहर निकल जाता, और उसे बहुत ज़्यादा डर भी लगता और बुखार भी चढ़ता जाता। बार बार बुखार चढ़ता उतर जाता। दवाई के बाद भी वो बुखार ठीक नहीं हो पा रहा था। अब प्रदीप समझने लगा था कुछ गड़बड़ तो हुई है, परेशानी तो हो चुकी है, शरीर में कुछ परेशानी है जिस कारण खाना बाहर निकल रहा है। उसने फिर से कोशिश की, फिर से उल्टियाँ आ गई। अब उसने सोचा था कि कल डॉक्टर से कहूँगा, खाना खाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, खाया नहीं जा रहा, भूख लग नहीं रही और पेट में कुछ टिक नहीं रहा, तो क्या करूं। अब वहाँ रात के 8 बजे वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसे अजीब अजीब से दृश्य दिखने लगे। उसे बार बार परछाइयाँ अपने कमरे में दिखती। पहले तो उसे लगा शायद भ्रम हो रहा है, और भ्रम हो रहा है क्योंकि उसे कमज़ोरी हुई है। लेकिन उसके बाद सिर्फ परछाइयाँ नहीं दिख रही थी, वहाँ सामान भी गिर रहा था। धीरे धीरे वो सामान गिरता। अब वो सामान को उठाकर रखता, थोड़ी देर बाद फिर गिर जाता। 2-3 बार ऐसे हुआ और वो समझ गया यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरे कमरे में कोई है, लेकिन दूसरे कमरे से वैसी आवाज़ें आती, ठक 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 ठक। अब ये आवाज़ें सुनकर उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उसे लगा कि ये आवाज़ें वैसी हैं जैसी उस घर से आती थी, अब मेरे इस पास वाले कमरे में आ रही हैं। इसके बाद अब मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो इनका रिश्ता तो कुछ है। कोई भूत प्रेत था उस कमरे के अंदर जो मेरे पीछे पड़ गया है। अब करूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि उसका खाना भी टिक नहीं रहा था। अब रात का समय हो गया था, अगले दिन की उसने पहले ही छुट्टी ले ली। उसने सोचा इसका इलाज करवाना पड़ेगा। अब कुछ टिक नहीं रहा और पूरी रात उसे भयानक सपने आते रहे और अंदर कमरे का सामान गिरता रहा, दूसरे कमरे से आवाज़ें आते रहीं और वो मानने लगा था भूत प्रेत है। अब अगले दिन डॉक्टर के पास जाने से पहले वो मंदिर जाना चाहता था। उसे लगा था मंदिर में पुजारी को बताऊंगा, इलाज होगा और बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचने वाला था, बेहोश हो गया। मंदिर के उस दरवाजे के पास ही गिर गया। वहाँ उसे कुछ लोगों ने उठाया और वो वहाँ पास में डिस्पेंसरी थी, वहाँ पर ले गए। वहाँ उसकी आँख खुली। अब जैसे ही आँख खुली, वो जो डिस्पेंसरी में डॉक्टर था वो पूछने लगा क्या हुआ। उसने बताया इस तरह से मैं खाना नहीं खा रहा, इसलिए बेहोशी आ गई। अब डॉक्टर ने अलग सी दवाई दी। उसने सोचा ये दवाई से कुछ ठीक हो जाएगा। उसने वो दवाई खाई। वहाँ बैठे जो डॉक्टर था उसने कुछ खाने के लिए दिया। वो पानी तो पी पा रहा था, लेकिन खाने वाली चीज़ उसने सेब खाने के लिए दिया था। उसने सेब खाया। वहाँ 10 मिनट तक कुछ नहीं, और उसके बाद उसने कहा मैं चलता हूँ, मुझे खास काम है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला उसे उल्टी आ गई। खाना उसके शरीर में टिक नहीं पा रहा था, भले ही जो मर्जी हो जाता। वो डॉक्टर के पास दोबारा गया। डॉक्टर ने अलग दवाई दे दी और उसके बाद कहा तुम ये खा सकते हो। अब डॉक्टर ने कहा यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है, अगर दोबारा उल्टी आती है तो ये दवाई असर करने में समय लगेगा। हो सकता है अब उल्टियाँ आ रही हैं, दोपहर तक उल्टियाँ ना आए।
लेकिन प्रदीप जानता था ये खाना टिकने वाला नहीं, ये दवाइयाँ असर नहीं कर रही। भले ही जितनी मर्जी बदल बदल कर दवाइयाँ खाते जाओ, भूख ही नहीं लगती। भूख खत्म हो गई है। अंदर से पेट के पास जो भूख लगनी चाहिए वो लग रही थी, यानी कि पेट दर्द कर रहा था भूख के मारे। इतना समय हो गया था खाना नहीं खाया था, उस रात खाना नहीं खाया, अगले पूरा दिन खाना नहीं खाया, अब सुबह भी खाना नहीं खा हो पाया। इसके बाद शरीर तड़प रहा था, कुछ आए अंदर, लेकिन यहाँ छाती पर जैसे कोई बैठा हुआ था। छाती उसकी जाम थी, वहाँ भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी गले के अंदर नहीं जा रहा था। प्रदीप बहुत ज़्यादा परेशान दोबारा मंदिर जाने की कोशिश की। मंदिर के दरवाजे के पास बेहोश। वहाँ लोगों ने उसे उठाया, वहीं उसके चेहरे पर पानी मारा, उसको होश नहीं आ रहा था। भाई दोबारा डिस्पेंसरी लाया गया दोपहर को। डिस्पेंसरी पहुँचते उसे होश आ गया और वो बिल्कुल ठीक, उसे घबराहट तक नहीं हो रही थी। अब वो मंदिर तक नहीं जा सकता था। उसने डॉक्टर को कह दिया, देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको जो बताने वाला हूँ आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा भरोसा करिए, मैं उस मंदिर के दरवाजे के पार नहीं जा सकता, भले ही जो मर्जी हो जाए। अब डॉक्टर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन तुम कह रहे तुम मंदिर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होता, भगवान के घर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब उसके बाद डॉक्टर के साथ वो गया था। अब डॉक्टर ने वैसे ही कह दिया, इसके मन को रखने के लिए मैं साथ चलता हूँ, वैसे भी अब छुट्टी का समय हो गया है, चलते हैं। अब डॉक्टर उस मंदिर के बाहर लेकर गया, वो बेहोश। अब डॉक्टर ने उसे खींचकर मंदिर के अंदर ले जाने की कोशिश की। प्रदीप बेहोशी की हालत में उसे धक्के देकर पीछे गिर गया। अब वहाँ पर वो डॉक्टर ने जो कोशिश कर ली, मंदिर के अंदर नहीं ले जा पाया उसे, वो धक्के देता बेहोशी की हालत में। अब डॉक्टर समझ गया था कुछ गड़बड़ तो है जो मेरी समझ में नहीं आ रही, या तो ये लड़का पागल है, जानबूझकर बेहोशी का बहाना कर रहा है, ये मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे यकीन दिलाना चाहता है कि भूत प्रेत होते हैं। अब डॉक्टर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कुछ लोगों को बताया, ऐसा कहा है इसने, इसे मंदिर में ले जाओ। हर किसी ने कोशिश कर ली, मंदिर के अंदर कोई ले जा नहीं पाया। उसके बाद मंदिर का जो पुजारी था उसे बाहर बुलाया गया। अब मंदिर के पुजारी के पास प्रदीप ने कहा था, मैं इस मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा, आप बताइए मैं क्या करूं। अब मंदिर का पुजारी उसे एक तरफ ले गया, क्योंकि वहां पर भीड़ लगने लगी थी, उन्हें वहां से भेज दिया गया। अब प्रदीप ने कहा, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहा। पुजारी ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्रदीप ने 2 कदम आगे बढ़ाए, कोई शक्ति जैसे प्रदीप को खींच रही थी। प्रदीप की टांगे हवा में लटकी थी और पुजारी ने अपनी आंखों से ये देखा था। पुजारी एक समय के लिए घबरा गया और कहने लगा, देख बेटे, मंदिर के अंदर तो आना होगा, पूजा तो तुझे करवानी होगी। मैं जानता हूँ तेरे साथ कुछ तो हुआ है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। जो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ उस पर मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो हुआ है। अब उसके बाद हर कोशिश कर ली, पुजारी उसे ले जा नहीं पा रहा था, उस पर गंगा जल का छिड़काव नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही अब पुजारी ने उसका गला पकड़ा, प्रदीप का गला पकड़ लिया और कहा, तेरी छाती में कुछ है, मुझे नजर आ रहा है। उसी वक्त अब पुजारी को प्रदीप के सर के पीछे कुछ दिखा था। उसे नजर आया जैसे छोटी सी चुड़ैल, कुछ औरत जैसा चेहरा उसके पीछे से धुंधला सा दिखा और उसका आकार बड़ा हो रहा था। अब वो पुजारी देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है, इस पर चुड़ैल का साया है, भूत का साया है। लेकिन वो चुड़ैल साधारण नहीं थी, उसका आकार बड़ा हो रहा था, लेकिन किसी और को नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ पुजारी को नजर आ रहा था। अब उसका आकार बड़ा होता गया, बड़ा चेहरा, बड़ा नाक, बड़े दांत। अब दांत भी इतना बड़ा, जैसे बहुत बड़ा 50-60 फुट का दांत, और वो आकार बड़ा हो रहा था, उसके करीब आ रहा था और बड़ा हो रहा था। अब वो पुजारी ये सब देख रहा था और वो डरने लगा था, भाई ये क्या चीज़ है, ये मैंने भी कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं सुना, क्या चीज़ है। इसके बाद पुजारी कुछ समय बाद आंखें बंद करके प्रदीप को छोड़ चुका था। जब उसने आंखें खोली तो वो दृश्य उसके सामने से साफ हुआ। अब पुजारी ने कहा प्रदीप को, देखो मैं जानकारी रखता हूँ पूजा पाठ की, मुझे पता है भूत प्रेत किस तरह से असर करते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत नहीं है, ये भूत नहीं है, ये कुछ और है। तुझे मदद की ज़रूरत है और मैं मंदिर के अंदर पूजा करवा सकता हूँ, लेकिन ये तुझे मंदिर के अंदर नहीं आने देगी, ये जो भी है। अब तुझे किसी और के पास जाना होगा, तुझे किसी अघोरी के पास जाना होगा, क्योंकि अघोरी ऐसी शक्तियों को चाहते हैं, वो लालची हैं, वो ऐसी शक्तियों के लालची हैं, वो भगवान के लालची हैं, वो भगवान को पाना चाहते हैं, ऐसी शक्तियों को पाना चाहते हैं। वो स्वार्थी नहीं, लेकिन ऐसी शक्तियों के लालची है। तुम्हें उनके पास जाना होगा, वो तेरी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। अब प्रदीप अघोरियों को ढूंढता तो कहाँ ढूंढता, लेकिन उस पुजारी ने बताया था इस गाँव के पीछे कुछ अघोरी हैं, उन्होंने डेरा डाला हुआ है।
वहाँ पर जाकर देख ले, अगर वो तेरी मदद कर सकते। अब प्रदीप पहुँचा उन अघोरियों के पास। अब अघोरी उसे देख भी नहीं रहे, क्योंकि लोग वहाँ पर आया करते थे अपनी परेशानियाँ लेकर। वो अघोरी परेशान हो गए थे। ऐसी छोटी छोटी परेशानियों को बड़ा बताते लोग कि वो अघोरी गुस्सा हो जाते और भगा देते उनको। तो कहते ऐसी छोटी छोटी परेशानियों को परेशानियाँ होती हैं। अब प्रदीप का कमज़ोर पतला सा शरीर, उसे लेकर वो पास पहुँचा। अघोरियों ने पहले मुंह घुमा लिया, ये कोई नशेड़ी है। लेकिन प्रदीप पाँव पड़ने लगा। देखो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। तो अघोरियों ने वहाँ पर कुछ सामान रखा था, कुछ फल सब्जियाँ, और कहा ये खा और दफ़ा हो जा। लेकिन प्रदीप कहने लगा खा नहीं सकता, मैं चाहता हूँ मैं खा लूँ, खा नहीं सकता, मेरी उल्टियाँ आ जाती हैं। तो अघोरी ने कहा डॉक्टर के पास जा, बीमारी है तो हम ठीक थोड़े ना करेंगे। तो उसने कहा बीमारी नहीं है, ये कोई चुड़ैल है जो मुझसे चिपकी हुई है और मैं खाना नहीं खा सकता। 1-2 दिन और होंगे, मैं मर जाऊँगा। मेरा शरीर देखो, खाना ही नहीं खा पा रहा। अब अघोरी अब उसकी तरफ देखने लगे थे कि हाँ, ये कोई काम की चीज़ की है, इसने ये कोई काम की चीज़ बताई है, अब हमें इसकी तरफ देखना होगा। अब वो 2-3 अघोरी थे, उससे सवाल कर रहे थे, ठीक है बता, तुझे पक्का पता है वो चुड़ैल है? अब प्रदीप ने कहा अगर ऐसी बात है, ये खाना खिला दो, मुझे पकड़ो और मंदिर में ले जाने की कोशिश करो, फिर देखो तुम्हें क्या दिखता है। अब वहाँ अघोरी पहले तो परेशान थे, फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा कि ये जैसी बातें कर रहा है वो किसी खास चीज़ से मेल खा रही हैं, और उन चीज़ों से मेल खा रही हैं जिसे वो चाहते। अब इसके बाद बातें चलने लगी और वो कहने लगा ये सब मेरे साथ होता है। अब उस अघोरी ने उसका गला पकड़ा और उसके बाद पीछे जो पूजा सामग्री रखी हुई थी कहा लेके चलो इसे यहीं पर हमने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, यहीं पर इसकी पूजा करते हैं और देखते हैं क्या है वो। अब जैसे ही उसका गला पकड़ा, पीछे से वो बड़ा सा चेहरा नजर आने लगा, वो भयानक चुड़ैल का चेहरा, वो ताल की चुड़ैल का चेहरा। वो पीछे बड़ा होता गया और उसके बाद वो अघोरी का चेहरा देखने वाला था। पंडित जिस तरह से डरा था उस ताल की चुड़ैल को देखकर, ये अघोरी खुश हो रहा था, क्योंकि उसको यही तो चाहिए था। अघोरी किसी की परेशानी तभी दूर करते हैं जब उन्हें लगता है वो परेशानी असली हो, ऐसी बड़ी परेशानी। वरना कई लोग आते हैं कि पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहते, मुफ्त के पैसे चाहते हैं, और अघोरियों के पास आते हैं हमें धन दे दो। अब अघोरी उनकी मदद नहीं करते। ये बच्चा असल में बड़ी मुसीबत में था और अघोरी मदद करना चाहते थे। उस ताल की चुड़ैल को देखकर वो अघोरी कहने लगा ये है परेशानी। अब इस परेशानी को तू चाहे किसी और से दूर करवाने की कोशिश करता, नहीं करवा पाता, तेरी मौत ही होती। ये हुई परेशानी जो हमारे लिए आई है। अब इसके बाद उस अघोरी ने उसका गला छोड़ दिया और पूछा सच बता, ये परेशानी शुरू कैसे हुई? तो उसने कहा वो घर के अंदर गया था, उसमें भूत था जो उसको चिपक गया। तो अघोरी ने कहा ना, ये कोई घर में रहने वाली चुड़ैल नहीं है जो तुझे चिपक गई है, ये ताल की चुड़ैल है जो ताले से निकली है। कौन सा ताला खोला? उसने कहा हाँ ताला, उस घर का ताला खोला था मैंने, वो बंद नहीं हुआ दोबारा। तो उस अघोरी ने कहा हाँ, उस ताले में जुड़ी थी वो, उस ताले के पार दूसरी दुनिया का ताला खोला तूने, वहां उसे कैद किया गया था, तूने आज़ाद कर दिया। अब वो तुझे मार कर ही यहाँ अपने शरीर को पाएगी। अब प्रदीप बहुत ज़्यादा घबराने लगा था, रोने लगा था, और अघोरी ने कहा था ना, घबराने की ज़रूरत नहीं, अब तुझे वो नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। अब वो अघोरी उसके साथ गए, उस ताले को लेकर आए, और उसके बाद वो ताला उन्होंने अपने पास रखा और पूजा पाठ करने लगे। अब वहाँ प्रदीप को उसने ज़मीन पर सोने के लिए कहा था। प्रदीप 2 ही मिनट में सो गया, क्योंकि उसका शरीर थका हुआ था। उसने आंखें बंद की और उसे नींद आ गई। उसे भयानक भयानक सपने, अब वहाँ पर वो जो अघोरी था उसे सपने में दिख रहा था, और सपने में वो ताल की चुड़ैल से लड़ रहा था, उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो भयानक भयानक सपने थे जिसमें प्रदीप को भी चोट लग रही थी। जब उसकी नींद खुली तो जो सपने में उस अघोरी को उसने देखा था, उसके खून निकल रहा था, वो सामने खड़ा अघोरी, उसके शरीर से खून निकल रहा था। और जो 2 अघोरी थे वो तो अपना एक तरफ लगे हुए थे, अपना काम करने लगे हुए थे। उनके लिए जैसे ये कोई बड़ी परेशानी हो ही ना। एक अघोरी अपना इस काम में लगा हुआ था। अब उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान, और उस अघोरी ने वो ताला ऊपर किया और कहा ये देख, ये ताला बंद हो गया। अब ये कहा उसने मुस्कुराते हुए, और कहा तू जा सकता है। इसके बाद प्रदीप वहाँ से चला गया और वो उस घर में रहने लगा। अब प्रदीप को वैसी परेशानी कभी नहीं हुई। उसका शरीर ठीक हो गया,
उसने भर कर खाना खाया, हर चीज़ खाई। उसे तो इतनी भूख लगी हुई थी जैसे वो बता ही नहीं सकता। वो जो मिले वो खा रहा था। 2-3 दिन उसने ऐसा ही किया, ज़्यादा खाता, और वो 2-3 दिन सही से वहाँ ऑफिस नहीं जा पा रहा था। उसके बाद वो गया ऑफिस और मालिक ने उसे बुलाया। मालिक ने कहा 2-3 दिन से छुट्टियाँ कर रहा है, सच बता हो क्या रहा है। उसने पूरी सच्चाई बता दी और मालिक ने भी कहा हाँ, हमारे पूर्वजों ने भी ये कहानियाँ सुनाई थी और कहा था इस घर के पास मत जाना, दूर रहना, ये पुश्तैनी ज़मीन है, इसे छोड़ना मत, बेचना मत, किसी को पास जाने मत देना। आसपास की ज़मीन खरीद ली हमने, कोई यहाँ जा नहीं सकता था, लेकिन तेरी मजबूरी देखकर तुझे घर दे दिया, लेकिन तूने गलती कर दी। अब तूने उस ताले से आज़ादी का रास्ता ढूंढ लिया, तू बच गया और वो हमारा मकान भी बच गया। इसके बाद ना तो प्रदीप को कभी परेशानी हुई, ना उन मालिकों को, और वो अघोरी भी प्रदीप को कभी नहीं दिखा। वो वहाँ से चला ही गया। वहाँ हमेशा 2 अघोरी दिखते और वो उन अघोरियों से सवाल करता और वो कह देते कि तू जा सकता है, सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, परेशानी है कोई बड़ी तो बता। अब उसके पास कोई परेशानी नहीं थी तो वो चुपचाप वहाँ से आ गया। उसके बाद 3 साल तक प्रदीप उसी फैक्ट्री में काम करता रहा और उसके बाद उसने और जगह नया काम ढूंढा। दोस्तों, इस कहानी में ताल की चुड़ैल की जानकारी भी थी और किस तरह ताल की चुड़ैल बेहद भयानक होती है और जिससे चिपक जाती है उसे छोड़ती नहीं। वो तो किस्मत थी प्रदीप की कि उसे एक अघोरी मिल गया। अघोरी ऐसी शक्तियां ढूंढते हैं, उसे अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं और इस अघोरी ने भी वैसा ही किया था। आपको ताल की चुड़ैल की जो कहानियां हैं बहुत ही कम सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो ताल की चुड़ैल हैं वो साधारणतः पाई नहीं जाती। ये काफ़ी पुरानी होती हैं, ये तालों में बंद ही रहती हैं और वो ताले 100 साल, 200 साल, हज़ारों साल बाद खुलते हैं और शायद अब नहीं खुलते, या उन्हें कहीं दफन किया गया है या उन्हें दूर किया गया है। इसलिए ऐसी कहानी आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगी, लेकिन इस चैनल पर ज़रूर सुनने को मिलेंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।